हाय, आई एम अभिषेक कश्यप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरालेक्स क्लासेस। हम लोग गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। आज सेकंड एप्लीकेशन है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पहला एप्लीकेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। पिछला वाला लिनियर वाला था, इस बार प्लेन शीट है, यानी इस बार एरिया वाला सीट है, कोई सीट है ना। तो मैं बताता हूँ किस टाइप का है। मैं अगर मान लेते हैं सपोज कि ये सीट है, ये वाला ये कूट जो है सीट है, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज है हर जगह। आप निगेटिवली भी ले सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस सीट के कारण ये जो पॉजिटिवली चार्ज सीट इनफाइनाइट प्लेन सीट है सपोज, तो इसके कारण मुझे इस डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे, मान लेते हैं आर डिस्टेंस है, इस पे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या हमको इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी कि मेरा कंसेप्ट क्या, मेरा कंसेप्ट ये है कि इस इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण मुझे इस आर डिस्टेंस पे या इधर से भी आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे यहाँ या पॉइंट पी डैश यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मेरा गॉसेस लॉ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है। आ रहा है बात समझ में? ओके, तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं ध्यान से कैसे क्या होता है, नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं, फिगर पहले बनाते हैं कैसे क्या करना है, नहीं करना होता है। तो ये आपका मैं आप बना रहा हूं इनफाइनाइट प्लेन शीट बना रहा हूं, ठीक है, देखना आप, ठीक है, ठीक। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट में बना रहा हूं, जिसपे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं क्या बना रहा हूं? प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, और इस पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि ये सीट है, एरिया है, एरिया जब होगा सिग्मा काम करेगा, ठीक है। अब इसके लिए जो मैं गॉसियन सरफेस यूज कर रहा हूं, तो मैं ऐसा सिलेंडर यूज कर रहा हूं, मैं एक ऐसा सिलिंड्रिकल यूज कर रहा हूं गॉसियन सरफेस, जिसका लेंथ 2r होगा, जिसका लेंथ क्या होगा? 2r, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a होगा, और जो सीट से परपेंडिकुलर होगा। मैंने क्या बोला? मैं इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो गॉसियन सरफेस यूज कर रहा हूं वो सिलिंड्रिकल लूंगा, जिसका लेंथ 2r होगा। लेंथ कितना होगा? 2r, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? a होगा, जो सीट से परपेंडिकुलर होगा। तो मैं यूज कर रहा हूं। ओके, अब देखो, मैं एक सिलिंड्रिकल कर रहा हूं, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस में बना रहा हूं। आप समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, हाँ। और पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक जगह। ओके, अब देखो आप, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जिसका यहां से ये जो डिस्टेंस है वो मैं r ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? ये r, क्योंकि टोटल लेंथ 2r है, तो ये r, तो ये भी क्या होगा? r होगा। आ रहा है बात समझ में? ये कितना है आपका? r है। ओके, अब बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैप का a है, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन एरिया कैप का a है, और टोटल लेंथ कितना है इसका? 2r है, तो ये r है, तो ये भी कितना होगा? r होगा। क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये r है, ये भी क्या है? r है। अब ध्यान से आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप देखोगे फिगर 3D में ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और चार्ज कहाँ इंक्लोज है? चार्ज इंक्लोज कहाँ है? आप देखोगे चार्ज इंक्लोज कहाँ है? जहां से मैं इसमें अंदर कर रहा हूं चार्ज, वहां इंक्लोज है। चार्ज यहां तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, बट चार्ज इंक्लोज कहाँ है? क्योंकि गॉसियन सरफेस कहाँ लगता है? इंक्लोज चार्ज के लिए। तो इंक्लोज चार्ज वही है जो होल में चार्ज है। होल में जितना चार्ज है वो आपका क्या है? आपका इंक्लोज चार्ज है। बात आ रहा है समझ में? अब ध्यान समझते हैं कुछ बातों को। तो सबसे पहला कंसेप्ट कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से जीरो होगा और कहां से जीरो नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? तो मैं अगर इस कैप का बात करूं, तो इस कैप के लिए आप बोलोगे एरिया वेक्टर किधर होगा भैया? सरफेस से परपेंडिकुलर इधर होगा। अब चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? रेडियली आउटवर्ड इधर, या रेडियली आउटवर्ड इधर होगा। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? इधर है। इस कैप के लिए अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है, रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी किधर है? सरफेस से परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके लिए बात करूं, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? लेफ्ट कैप के लिए कि एरिया वेक्टर किधर है मेरा? सरफेस से परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली क्या है? आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और एरिया वेक्टर भी उधर है। बट अगर मैं इसका बात करूं इस कर्व सरफेस का, मैंने अगर इसको सिलेंडर का माना हुआ है मार्कर को, तो अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया का बात करूं, तो इस पर अगर मैं बात करूं एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर कैसे जाएगा? बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इधर है, तो यहां पे बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बन रहा है 90 डिग्री। बट अगर कैप का बात करूं, राइट कैप और लेफ्ट कैप का बात करूं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। बट अगर कर्व सरफेस एरिया का बात करूं,
तो उस पर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लक्स कहाँ से हो सकता है। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, मैं अगर बोलूँ इस राइट कैप की बात करूँ तो आप बोलोगे भैया एरिया वेक्टर ये होगा डी, हाँ या ना। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिधर डी है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं बात करूँगा लेफ्ट कैप के लिए, लेफ्ट कैप के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, सरफेस है परपेंडिकुलर। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो फिर वही रेडियली आउटवर्ड, इधर ही होगा, जिधर डी है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मैं अगर बात करता हूँ कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर डाल दो आप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंसेप्ट सीधा कि यहाँ से फ्लक्स जीरो नहीं होगा, राइट कैप से, लेफ्ट कैप से भी फ्लक्स जीरो नहीं होगा, बट कर्व सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। यानी कि राइट कैप और लेफ्ट कैप से फील्ड लाइंस पास करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगे, बट कर्व सरफेस एरिया से फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे। तो हम लोग का कंसेप्ट क्या, थीम होता क्या है, सबसे पहला बात हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं सबसे पहला बात कि इसमें सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पूरे प्लेट पे, सीट पे है, और वो होता है क्यू बाई ए। आपको पता है चार्ज पर एरिया को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आ रहा है बात, समझ में बात। अगर मैं मान लेता हूँ ये टोटल क्यू चार्ज इंक्लोज चार्ज है, कैसा चार्ज है, इंक्लोज, तो यहाँ से इंक्लोज चार्ज क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो मैं लिख सकता हूँ इंक्लोज चार्ज यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए। तो पहला कंसेप्ट तो ये देखना है कि यहाँ पे लिनियर काम करेगा, कि सरफेस काम करेगा, वॉल्यूम काम करेगा। तो चूंकि सीट है, चूंकि एरिया वाला बात है, तो यहाँ पे सिग्मा काम करेगा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि यहाँ पे मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ है, इसके सरफेस पे, कहाँ पे, सरफेस पे, लिनियर में नहीं है, कहाँ है, सरफेस पे, इसलिए मैंने यूज क्या किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से होता है चार्ज पर एरिया, और मैंने अगर मान लिया कि ये इंक्लोज चार्ज है टोटल, जो इसके होल के अंदर जो मैंने दिखाया था आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके, तो अगर इंक्लोज चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सब कंसेप्ट क्लियर। अब मैं मैथमेटिकली फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो आप बोलोगे फाई नेट क्या होगा भैया, तो फाई नेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ राइट कैप। तो राइट कैप में ई डॉट डी ए करोगे, डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा, और ई डी ए के बीच में एंगल कितना बना है राइट कैप में, ई भी उधर है डी ए भी उधर, दोनों के बीच में एंगल बना है 0 डिग्री। कितना बन रहा है, 0 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर। अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट कैप का, तो लेफ्ट कैप में अभी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, यानी कि दोनों के बीच में फिर एंगल कितना बना, फिर 0 डिग्री बना। आप देख सकते हो आराम से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना बना, 0 डिग्री बना। बट अगर मैं बात करता हूं कर्व सरफेस के लिए, किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर उधर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना, cos 90। कितना बना, 90। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि भाई नेट फ्लक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया नेट फ्लक्स हो जाएगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए cos 0, cos 0 वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ ईडीए बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म है, हर जगह यूनिफॉर्म है, मैंने पहले बता दिया एजम्पशन, मैंने पहले ही बोला था प्रीवियस वीडियो में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाए, बचाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए राइट कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी बाहर हो गया, बचा के अंदर में इंटीग्रेशन डीए, क्योंकि cos 1 होता है, ये आपका आ गया लेफ्ट कैप। बट यहाँ से cos 90 0, तो टोटल चीज 0, यहाँ से कोई फ्लक्स पास होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगे नहीं। तो मैं यहाँ से देखा, मैंने यहाँ से क्या देखा कि नेट फ्लक्स जो यहाँ से आएगा डीए, डीए क्या, तो मैंने बताया था कि मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका लेंथ टोटल 2r है। अगर मतलब ये r तो ये भी कितना है, r है, टोटल लेंथ 2r है, मतलब ये r तो ये भी क्या है आपका r है। और मैंने क्या बोला कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या ए है, कितना ए है। अच्छा मैं यहाँ फिर बता ही देता हूँ, इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब ये मत समझिएगा कि फिर से वही बात धरती से लेके आसमान तक, बिल्कुल नहीं समझना है। इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब वही हुआ कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण आप जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, आप जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आर डिस्टेंस जो है, आप मतलब इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जहाँ आर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, वो डिस्टेंस इसके शीट के डायमेंशन के कंपेयर में क्या है, छोटा है। ये आर क्या है, बहुत ही छोटा है। दैट्स वाई हम लोग इसको नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, या हम लोग बोलते क्या है इसको, इनफाइनाइट प्लेन शीट। समझ में आया बात कि इसके कारण, इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें जिस डिस्टेंस पे, वो बहुत ही छोटा है इसके डायमेंशन के कंपेयर में, यानी आर छोटा है, यानी आर बहुत ही नजदीक में, यानी हम जो इलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं वो बहुत ही क्लोज निकाल रहे हैं, प्लेन शीट का बहुत ही क्या निकाल रहे हैं, बहुत ही क्लोज निकाल रहे हैं, यही कंसेप्ट है इसका। तो डीए डीए, चूंकि डीए तो इसका है, ये कैप का है, तो कैप का डीए डीए में क्या बना, ए बनेगा, यानी ये आ गया, ये आ गया। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, डीए डीए फिर ए आ जाएगा, यानी नेट फ्लक्स यहां से क्या आ जाएगा, 2e, कितना आ जाएगा, 2e। पहला इक्वेशन ये तो हम लोग कल प्रीवियस सेशन में पढ़े थे कि हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम लोग फ्लक्स मैथमेटिकली कैलकुलेट करते थे। अब हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ, क्योंकि भाई गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, तो जब तक गॉस लॉ यूज नहीं होगा तो एप्लीकेशन कैसे कहलाएगा। तो पहले गॉस थ्योरम, पहले हम लोग फ्लक्स निकाल लिया, अब हम लोग गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, फ्रॉम गॉसेस लॉ ये कहता है फाइनाइट भैया आपका होता है इंक्लोज चार्ज बटा एफ नॉट।
आपको यहां से मैंने बता दिया इंक्लोज चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए है, बटा हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या हो गया? मैंने क्या बोला, हम लोग सब कुछ वही करना होगा, सब कुछ वही पढ़ना होगा अच्छे से, कि पहले हम लोग को देखना होगा फ्लक्स कहाँ से जीरो होता है, कहाँ से नॉन जीरो होता है। तो हम लोग पहले मैथमेटिकली फर्स्ट निकालते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, गॉसेस लॉ की हेल्प से फ्लक्स निकालते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, बराबर, क्योंकि यहाँ भी फाइनेट यहाँ भी फाइनेट, दोनों बराबर एलएचएस एलएचएस, तो आरएचएस आरएचएस बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम लोग बात करें तो एलएचएस एलएचएस बराबर, तो आरएचएस आरएचएस बराबर यानी 2EA बराबर क्या होगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ए यहां से खत्म होता हुआ दिखेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण वो आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि मेन ऑब्जेक्टिव जो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन का होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। अच्छा, यहां से अब आप बहुत एक अच्छा चीज सीखो, आपने यहां फॉर्मूला में कहीं आर नहीं देखा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के ये आर पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा है बात, यानी आर कुछ हो, आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले जो हम वीडियो में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर कारण, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो यहां उसमें आर पे डिपेंड कर रहा था। जब हम लोग बात करेंगे इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर का, तो उसमें जिसमें लोग लैम्डा यूज किए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आर पे डिपेंड कर रहा था, यानी आर का पावर -1 पे, आर ऊपर जाएगा पावर -1 होगा, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा था आर का पावर -1 पे। बट यहां पे इनफिनिट प्लेन शीट पे आर फॉर्मूले में कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो ये आपका हुआ इनफिनिट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। अच्छा, अब मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ। कभी कभी दो इनफाइनाइट प्लेन शीट का बात होता है, और तब पूछा जाता है आपको कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड में या बाहर किसी पॉइंट पे, तो हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाला, कैसा चार्ज वाला है, 3 4 5 6, इसके पैरेलल एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, बट वो इक्वल चार्ज है, बट मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट नहीं। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज है, बट मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे यहाँ प्लस कितना आप देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका क्या है, ये आपका इनफाइनाइट मान लीजिए प्लेन शीट है, ये भी आपका क्या इनफाइनाइट प्लेन, दो पैरेलल इक्वल मैग्नीट्यूड वाले इनफाइनाइट प्लेन शीट है। और आपसे सवाल क्या है, अब आपसे सवाल है कि आप बताओ इसके लेफ्ट में यानी कि पी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके राइट में मान लो पॉइंट क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इसके कहीं बीच में मान लो आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आपको ये पूछा गया है। ठीक है, ये एसटीडवा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल बात है, समझना बात को। मैंने जस्ट बताया था कि इनफिनिट प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है, क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी जस्ट मैंने बताया ये फॉर्मूला। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज, इसमें कि सिग्मा पॉजिटिव है और यहाँ पे सिग्मा क्या है, यहाँ पे क्योंकि निगेटिवली चार्ज के कारण है, तो मैंने क्या बोला, ये प्लस वाला सिग्मा, ये क्या है, माइनस वाला सिग्मा है। ओके, आ रहा है बात समझ में? अब ध्यान समझना। तो मैं बोलूंगा अगर पॉजिटिवली चार्ज के कारण कितना होगा भैया, तो आप बोलोगे भैया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा। बोलेंगे निगेटिवली चार्ज के कारण कितना होगा भैया, वो भी बोलोगे आप सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा। तो मैंने ये पूछा है क्वेश्चन कि भैया अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस दोनों के कारण, बाहर में कितना होगा इस दोनों के कारण, इधर बाहर में कितना होगा इस दोनों पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। तो आप समझना कंसेप्ट, बहुत ध्यान समझना कंसेप्ट को। अब मैं पहले अंदर का बात करता हूं, कहां बात करता हूं, इस आर पॉइंट पे। आप बताओ इस आर पॉइंट पे ये पॉजिटिवली इनफिनिट प्लेन शीट का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बोलोगे भैया इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड, ये प्लस हुआ। अगर मैं बोलूंगा भैया आप ये बताओ इस निगेटिवली इनफिनिट प्लेन शीट के कारण, इस निगेटिवली इनफिनिट प्लेन शीट के कारण बताओ इस आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आप बोलोगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ना कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो डेली आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज है तो डेली क्या होगा, इनवर्ड ही होगा। डेली क्या होगा, यानी इधर ही होगा। मैंने क्या बोला, ये ई प्लस का डायरेक्शन है और ये किसका डायरेक्शन है, ये आपका ये जो एरो इधर मैंने दिखाया ये ई माइनस का डायरेक्शन है। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि अगर मुझे इस दोनों सीट के बीच में निकालना होगा इस आर पॉइंट पे, तो पॉजिटिवली चार्ज कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड उधर ही होगा, और निगेटिव के कारण भी क्या होगा, डेली इनवर्ड इधर उधर ही होगा, यानी दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो मेरे भाई ई प्लस भी कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आपने देखा था अभी जस्ट डेरिवेशन मैंने किया था, किसी भी प्लेन शीट कारण, किसी भी इनफिनिट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा किसी पॉइंट पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो इसके कारण कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसके कारण भी कितना होगा, सिग्मा बाय
2f नॉट, और दोनों जुड़ेगा क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ई प्लस भी उधर ई माइनस भी उधर। समझ में आ रहा है बात? तो मिलके कितना बन जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यानी दोनों के अगर बीच का बात करें, अगर दोनों का बीच का बात किया जाए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंसेप्ट क्लियर? बट अगर मैं अब बाहर में बात करता हूँ, बाहर में किसी पॉइंट, ये कहाँ का पॉइंट का है? एट पॉइंट अंदर वाला, यानी एट पॉइंट आड़ वाला, एट पॉइंट आड़ वाला अंदर वाला। अगर मैं बात करता हूँ अब पॉइंट पी पे, तो आप देखना बहुत ध्यान से। पॉइंट पी के लिए अगर मैं बात करूँ पॉजिटिवली चार्ज, तो आप क्या बोलोगे? रेडियली आउटवर्ड इधर होगा। इस पॉइंट पी पे किधर होगा? तो आप बोलोगे इधर रेडियली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आप बोलोगे इधर होगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये ई प्लस, ये क्या हुआ आपका ई प्लस। बस इसी पॉइंट पी पे निगेटिव एंगल किधर होगा? तो आप बोलोगे रेडियली इनवर्ड, इधर होगा। तो आप यहां देख सकते हो इस पॉइंट पी का अगर मैं बात करूं, पॉजिटिवली चार्ज का रेडियली आउटवर्ड पॉइंट पी पे उधर आ जाएगा। बट इसी पॉइंट पी पे निगेटिवली सीट के कारण किधर होगा? अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। तो यहां पे नेट फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पी? अगर मैं बात करूं ई नेट कहां पे भाई? एट पी आ रहा बस इधर पी पे। तो आप बोलोगे ई प्लस ई माइनस तो सेम होता है हर एक केस में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक का इधर है एक का उधर, यानी अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मान लीजिए ई प्लस उधर है तो ई माइनस इधर, सॉरी ई प्लस मान लीजिए इधर है तो ई माइनस उधर होगा। तो ई माइनस में कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कट के क्या आ गया? जीरो। कट के क्या आ गया? यानी एट पॉइंट पी पे क्या आ गया? जीरो आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एट पॉइंट क्यू पे, मतलब फिर इधर बाहर पे, तो एट पॉइंट क्यू पे अगर मैं बात करूं तो फिर पॉइंट क्यू पे आप देखो निगेटिवली चार्ज था, तो निगेटिवली चार्ज पे निगेटिवली सीट के कारण क्यू पे किधर होगा? एट मिनट। तो आप बोलोगे इधर होगा रेडियली इनवर्ड जाएगा, ये ई माइनस होगा रेडियली इनवर्ड। बट अगर ये पॉजिटिवली चार्ज किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो आप देख रहे हो फिर से एट पॉइंट क्यू पे फिर क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ई प्लस और ई माइनस है, फिर से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कट के क्या आएगा? फिर जीरो आएगा। तो आपने क्या देखा कि जब ऐसा कभी आपका कंस्ट्रक्शन बनाओ कि एक पॉजिटिवली इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक निगेटिवली प्लेन शीट है, तो उसके अंदर में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट उसके किसी भी बाहर पॉइंट पे, किसी भी बाहर इधर चाहे इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। मैंने क्या बोला? अगर दो इनफाइनाइट प्लेन शीट है इस टाइप का, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो मैंने क्या बोला कि उसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अगर उसके बाहर किसी पॉइंट क्यू या पॉइंट पी का बात किया जाए बाहर का, तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। अब इस टाइप का बहुत सारा सवाल मैं ले सकता हूं अपने से, आप खुद से ले सकते हो। ये पॉजिटिव है, ये भी आप ले लेना, दूसरे सवाल में पॉजिटिव उसके कारण देखना फिर क्या होगा। सेम कंसेप्ट सेम अप्लाई करोगे, सेम मेथड अप्लाई करोगे। फिर निगेटिव ले लो, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। सवाल न्यूमेरिकल्स खुद से बहुत सारे बन सकते हैं, बना के क्वेश्चन बनाना अपने हाथ में। तो मेरे समझ में आया, मैंने एक ऐसा आपका फॉर्मा तैयार कर दिया कि इस बेस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को हिला सकते हो। आ रहा बात समझ में? ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको प्लीज़ अच्छे से समझना और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, और मैं क्या बोलूँ, और पसंद आए तो अच्छा से आप देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो। और जो नहीं समझ आता प्लीज़ कमेंट में डाउट करो। वेरी गुड नाइस लिखने से अच्छा है कि आप कमेंट में डाउट करो कोई क्वेश्चन, तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू।